1930 में पानी की कमी की वजह से मैसूर के अंदर एक डैम बनाने का फैसला किया गया। इस डैम को बनाने के लिए कन्नमबाड़ी गांव को सेलेक्ट किया गया। इस गांव के अंदर पहले से ही एक डैम हुआ करता था जिसे लोग कन्नमबाड़ी कट्टा कहा करते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आखिर इस डैम को बनाया तो बनाया किसने बनाया था। कुछ लोग इसे विजयनगरा साम्राज्य से जोड़कर देखते तो कुछ लोग इसे हैदर अली और टीपू सुल्तान से जोड़कर देखते। सर एम विश्वेश्वरैया ने केआरएस डैम बनाने के लिए इस पुराने डैम को डेमोलिश करने का फैसला किया। जब इस डैम की खुदाई कर रहे थे तो उस वक्त इस डैम के अंदर से एक ऐसा पत्थर मिला जिसके अंदर फारसी जबान में कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़ने के बाद हर कोई हैरान हो गया। आइए जानते हैं सच स्टडी में टीपू सुल्तान के उन कामों के बारे में जिससे आज तक कर्नाटक के करोड़ों लोग फायदा उठा रहे हैं, लाखों लोगों की रोजी रोटी चल रही है। इंडियन हीरो के एक और एपिसोड में बात है 1770 की। इस वक्त कर्नाटक का नाम मैसूर हुआ करता था और मैसूर के रूलर थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान मैसूर के अंदर सिल्क यानी रेशम की इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहते थे, लेकिन उस दौर में पूरी दुनिया के अंदर कुछ गिने चुने इलाकों के अंदर सिल्क यानी रेशम की इंडस्ट्रीज मौजूद थी, जिसमें से एक था बंगाल और दूसरा था चाइना। टीपू सुल्तान ने अपने बहुत से लोगों को रेशम का बिजनेस सीखने के लिए बंगाल और चाइना को भेज दिया। करीब उनको ये काम करने के लिए 10 से 12 साल का वक्त लगा। इतने सालों बाद टीपू सुल्तान ने बाहर से रेशम के कीड़ों को मंगवाया, जिसके बाद मैसूर की आम आवाम को इन कीड़ों को किस तरीके से पालना है, किस तरीके से रेशम को बनाना है, किस तरीके से रेशम के कपड़े को बनाना है, ये तमाम जानकारी मैसूर की आम आवाम को टीपू सुल्तान ने सिखाई। जिसके बाद टीपू सुल्तान के जमाने में मैसूर सिल्क इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। आज पूरे इंडिया का 45% सिल्क अकेले मैसूर सिल्क इंडस्ट्री से होता है, की वजह से आज लाखों लोगों का घर परिवार इस इंडस्ट्री से चल रहा है। रेशम इकलौती ऐसी इंडस्ट्री नहीं थी जिसे टीपू सुल्तान ने अपने वक्त में शुरू किया था। इसके अलावा चन्नपटना वुडन टॉयज, ये खास तरीके के लकड़ी के खिलौने हैं जिसे खास तौर पर जापान, चाइना और पर्शिया के इलाकों में बनाया जाता। लेकिन टीपू सुल्तान ने अपने जमाने में पर्शिया से बहुत से कारीगरों को बुलवाया और चन्नपटना की आम आवाम को इन लकड़ी के खिलौनों को बनाने के बारे में सिखाया। जिसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी ये परिवार इसी तरीके से इन लकड़ी के खिलौनों को बनाकर अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन आजादी के बाद अब इन खिलौनों को बनाने के लिए मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करते हैं उस पत्थर के बारे में। 1930 में नालवड़ी कृष्णराजैया मैसूर के रूलर थे। मैसूर को पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में उन्होंने सर एम विश्वेश्वरैया के साथ मिलकर एक डैम बनाने का फैसला लिया। ये डैम उसी जगह के ऊपर बनाई जा रही थी जहाँ पर पहले से ही कन्नमबाड़ी कट्टा नाम की एक डैम मौजूद थी। जब पुरानी डैम को तोड़कर उस जगह के ऊपर नई डैम को बनाया जा रहा था तो वहाँ से एक पत्थर मिला। उस पत्थर में कुछ यूँ लिखा था, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बेहद ही निहायती रहम करने वाला है। हजरत मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1221 साल बाद तकी महीने की 19 तारीख और बरोजे पीर तारे और सितारों की मौजूदगी में अल्लाह का नूर और तोहफे देने वाले टीपू सुल्तान ने कावेरी नदी की मगरिब की तरफ एक डैम बनाने का फैसला लिया। नबी पाक की दुआओं के साथ खलीफा वक्त और अल्लाह की मौजूदगी में इस डैम को बनाने की शुरुआत मुझसे है, लेकिन इस डैम को मुकम्मल करना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह की मदद से ये डैम क़यामत तक मौजूद रहेगा। ये वो बातें हैं जो इस पत्थर में लिखी हुई थी। जिसके बाद इस पत्थर का उर्दू और इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाकर केआरएस डैम पर लगवा दिया गया। आज कुछ लोग टीपू सुल्तान को कर्नाटक के इतिहास से मिटाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि कर्नाटक से टीपू सुल्तान की पहचान नहीं बल्कि टीपू सुल्तान से कर्नाटक की पहचान है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सच स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।